दोस्तों इमेजिन करो बंगाल में इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी जी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए बंगाल जाते हैं। बंगाल में वो बिना मास्क के भाषण देते हैं और पता चला उधर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस अरेस्ट ही नहीं करती, इधर दिल्ली में जो मिलिट्री होती है वो अपने अंडर में एक डिक्लेरेशन देती है कि पूरा देश जो है वो इमरजेंसी हम घोषित कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को हम अरेस्ट कर रहे हैं। आपको कैसी फीलिंग आएगी? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत से लोग मुझे एंटी नेशनल भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है म्यांमार में। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। उधर की जो मिलिट्री है उधर की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और पूरा का पूरा देश अपने अंडर में ले लिया। बर्मा को या हम कहें म्यांमार को पूरी तरीके से पूरी दुनिया से काट दिया गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। म्यांमार की जो चांसलर है ऑंग सान सू की, जिसका नाम शायद से ऐसा कोई बंदा हो जो शायद से नहीं जानता हो, उधर के कमांडर इन चीफ ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और सारी पावर्स अपने अंडर में ले ली है। अब कोई किसी को अरेस्ट क्यों करता है? जब हमें किसी बड़े लीडर को अरेस्ट करना होता है तो हमारे मन में पहले से होता है कि हमें इस बंदे को अरेस्ट करना है। पहले हम ढूंढते कि हम अरेस्ट करेंगे तो ब्लेम क्या डालेंगे, उसने गलती क्या की, और फिर एक रीजन लगाते। फिर हमें सिर्फ एक छोटी सी वजह चाहिए होती है, रीजन, उसको हम उससे लिंक कर देते तो फिर जोड़ देते हैं। 3 फरवरी 2021 को विन राइट, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी गलत हो सकती है तो आप लोग थोड़ा देख लेना। जो उधर के प्रेसिडेंट है वो कोविड-19 पैंडेमिक में इशूड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब उधर के राष्ट्रपति को सिर्फ कोविड-19 की पैंडेमिक गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो ना करने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और यही सेम रीजन की वजह से ऑंग सान सू की को भी अरेस्ट किया जाता है। बस फर्क यह है, ऑंग सान सू की के ऊपर लीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी कंप्लेंट फाइल की जाती है और इसके साथ साथ उन पे ये आरोप लगाया जाता है 6 अनकॉम्ड डिवाइसेस है और वॉकी टॉकीज है जो उनकी सिक्योरिटी यूज कर रही थी। ये वो डिवाइसेस थे जो अगर आपको यूज करने हैं, ये म्यांमार के अंदर बैन है, अगर आपको ये यूज करने हैं तो आपको उधर की मिलिट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब एक प्रधानमंत्री को एक सिपाही से परमिशन लेनी पड़ती है या हम कहें एक आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते। और जिसके बाद म्यांमार में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि म्यांमार में सिविलियन रूल को बर्खास्त कर दिया जाता है, पूरा का पूरा मिलिट्री रूल इम्पोज कर दिया जाता है। म्यांमार के अंदर जो प्रेसिडेंट और चांसलर होते हैं उनको डिटेन कर दिया जाता है। म्यांमार में यही नहीं, इसके साथ साथ 24 मंत्रियों को भी डिटेन कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो 2020 का इलेक्शन रिजल्ट था उसको भी बर्खास्त कर दिया जाए। कहा जाता है कि दोबारा इलेक्शन होगा 1 साल बाद। मतलब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है, नई कैबिनेट का फॉर्मेशन किया जाता है, नई गवर्नमेंट बना दी जाती है म्यांमार में, जिसके बाद सारे प्रोटेस्ट होते हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही है ये मिलिट्री के इशारों पे होते हैं, उधर के कमांडर इन चीफ के इशारों पे हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि म्यांमार ये सारी चीजें झेल रहा है, ऐसा कई बार हुआ है। म्यांमार के अगर हम इतिहास की बात करें तो ये सभी लोग जानते होंगे कि म्यांमार और इंडिया पहले ब्रिटिश इंडिया ही थे। बस अंग्रेजों की कुछ लाइनों और लकीरों के चक्कर में ये कुछ 4 देश अलग अलग बट गए। 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ था। उधर के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो UNU। 1958 से 1960 तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई। केयर टेकर गवर्नमेंट आप कुछ ऐसे समझिए जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी 1946 में। 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें सारे मंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और 1950 में जब इलेक्शन हुए तब वो इलेक्शन जीत के दोबारा बने। तो ये देखा गया था कि 1950 में जब पहली बार म्यांमार में बर्मा जनरल इलेक्शन हुए तो UNU एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत के आए। लेकिन 1962 मतलब सिर्फ 2 साल बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और नया लीडर बना न्यू विन। मिलिट्री थी, उसने गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ली गई। न्यू विन ने 26 साल तक शासन किया, मतलब 26 साल मिलिट्री रूल रहा। और 1988 में पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए जिसे हम 8888 या हम कहें 8888 अपराइजिंग भी बोला जाता है। पूरे देश में कुल 40 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिसमें से एक अनुमान के अनुसार 10,000 लोगों तक की मौत हुई थी उस वक्त। 1988 में फिर एक स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल को बनाया गया जिसमें यह किया गया कि मिलिट्री
फेल हो गई उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और देश की जीत हुई, या हम कहें लोगों की जीत हुई। और ऑन्ग सान सू की, जो कि इस प्रोटेस्ट की एक भागीदार थी, 1990 के फ्री इलेक्शन जो कि मिलिट्री ने कराया था उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। ऑन्ग सान सू की उधर के ऑन्ग शान, जो कि फादर ऑफ द नेशन बोले जाते जैसे हमारे महात्मा गांधी है, उनकी बेटी थी। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन जीत गई, लेकिन मिलिट्री ने उन्हें पावर देने से ही मना कर दिया कि हम उन्हें मानते ही नहीं। और हालांकि वो लीगली या फिर ऑन पेपर वो लीडर रही पूरी देश की, वो चांसलर रही, लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री ने नहीं माना और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 22 साल तक वो हाउस अरेस्ट रही। 2011 से लेकर 2015 तक कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चेंजेस किए गया और 2015 में दोबारा इलेक्शन किया और 2015 में ऑन्ग सान सू की फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत के आई। लेकिन उधर की जो आर्मी थी उसने कहा कि यह फ्रॉड हुआ है। मतलब एक इलेक्शन जो आर्मी की देख रेख में हुआ, जिसका कानून भी आर्मी ने बनाया, जिसको कंडक्ट भी आर्मी ने करा, एंड में वही आर्मी कह रही है कि नहीं ये फेक है, फ्रॉड है। अब फरवरी में ऐसा इंसिडेंट हुआ क्या? नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के एक स्पोक्समैन है म्यो नाइट। जो स्पोक्समैन होते हैं वो ये कहते हैं कि सुबह सुबह जो म्यांमार की पुलिस है उसने एक रेड कंडक्ट किया है, जिसकी वजह से रेड में काफ़ी मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये चीज़ अर्ली मॉर्निंग होती है। टाइम क्या है? टाइम में अभी आपको एक दो लाइन के बाद बताऊंगा कि एक्चुअल में ये अर्ली मॉर्निंग किस वक्त की बात चल रही है। वो ये भी दावा करते हैं कि हो सकता है, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुझे भी डिटेन कर दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद ये देखा जाता है जो MRTV होता है, जो म्यांमार का एक ऑफिशियल चैनल है, वो अपनी सर्विस टर्मिनेट कर देता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। ये देखा जाता है कि पूरे देश में इंटरनेट बंद होने लगता है। ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोगों के सेल फोन्स काम करना भी बंद कर देते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि जो बैंकिंग है, बैंक्स वगैरह अपनी सर्विसेज देना बंद कर देती हैं और 400 से ज्यादा सांसद को 6 फरवरी तक अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मैं ये सब आपको बता रहा हूं, तो ये सब हुआ कब? ये सब अर्ली मॉर्निंग हुआ। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह के 3 बजे। मतलब अब आप ये सोचो कि सुबह के 3 बजे, जब मेरे ख्याल से पूरा देश ही सो रहा होगा, आपको पता चलता है कि आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, आपके सारे मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया गया और मिलिट्री ने अपने अंडर में सारी चीज़ ले ली गई है। जब आप सो के उठते हो सुबह, तो आपको पता चलता है आपका मोबाइल काम ही नहीं कर रहा, आपके इंटरनेट आ ही नहीं रहा, आपका मोबाइल डायल तक नहीं कर रहा है और आप देखते हो एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चैनल भी काम नहीं कर रहे, बिजली तक नहीं आ रही, तो आपको कैसा लगेगा? और म्यांमार को सुबह होने तक 12 एट नून तक आने तक म्यांमार जो था वो पूरी दुनिया से कट चुका था। उधर के सोल्जर्स में, क्योंकि म्यांमार के बुद्धिस्ट डोमिनेंट नेशन है, तो 2007 में जो सैफरन रिवॉल्यूशन चला था उसके सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, 888 अपराइजिंग के जितने भी एक्टिविस्ट थे उन सबको, या 133 ऑफिशियल्स या फिर लॉ मेकर्स या फिर 14 सिविल सोसाइटीज के एक्टिविस्ट को, उनको डिटेन कर दिया गया। और ये सब आंकड़ा जो हमें दिया है वो दिया है असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये इसकी लोकेशन मैसौत है जो कि थाईलैंड में है। अब आप ये सोचिए, ये आंकड़ा देने वाली जो संस्था है वो खुद थाईलैंड में है। मतलब ये म्यांमार के किसी बंदे का बयान नहीं है। अब आप ये सोचिए, अगर म्यांमार का कोई बंदा, अंदर का आदमी कोई ये बयान देता तो एक्चुअली में क्या आंकड़ा निकल के आता। ये तो उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो वेल नोन थे, जिनको अरेस्ट किया गया। अब लोग सो के उठे तो जो उधर की नई बनी हुई राजधानी नाइपीदो और उधर की जो सबसे पुरानी राजधानी कहूँ या सबसे बड़ा शहर यंगून जो था, उसमें हर जगह फौज ही फौज, सोल्जर ही सोल्जर, सिपाही ही सिपाही। उसके बाद मायावती टीवी, एक जो आर्मी का टीवी है, वो ये अनाउंस करता है ऑफिशियली कि अगले 1 साल तक या हम कहें नए इलेक्शन होने तक जो है ये पूरा का पूरा देश मिलिट्री के अंडर में रहेगा। जो है वो सारी पावर्स ट्रांसफर कर देते हैं नेशन डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल को। मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2 फरवरी 2021 को मेन ओंग लियांग है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बनाते हैं। मतलब अब वो काउंसिल इस देश को चलाएगी। 3 फरवरी 2021 को म्यांमार की जो पुलिस है वो ऑन्ग सान सू की के खिलाफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लॉ का उल्लंघन के लिए एक केस फाइल करती है। 4 फरवरी 2021 को सीन टर्नेल,
जो कि ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जो कि टू द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और डिटेन कर दिया जाता है। 8 फरवरी को जो मिलिट्री है वो कर्फ्यू इम्पोज कर देती है और 9 फरवरी 2021 को नेशनल डेमोक्रेटिक लीग, जो कि ऑन्ग सान सू की पार्टी है, उसका जो हेडक्वार्टर और उसके ऑफिसेज है उस पर रेड की जाती है। और 12 फरवरी की आधी रात को पुलिस मिलिट्री मिलकर रेड करती है। किस किस के घर पे? एक आर्मी के एक्स जनरल के घर पे, कई एक्टिविस्ट के घर पे, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के जितने भी लोग हैं, उसके सीनियर मेंबर्स हैं या फिर एक्स मेंबर्स हैं, उनके घर पे, इलेक्शन कराने वाले ऑफिसर्सों के घर पे और मिनिस्टर्स के घर पे। मिलिट्री ये एलिगेशन भी लगाती है गवर्नमेंट पे कि जो वोट्स थे 8.6 मिलियन वोट्स जो थे उनमें इरेगुलरिटीज थी, मतलब उनका वोट या तो चुराया गया या कुछ फ्रॉड किया गया। अब ये जो इलेक्शन है वो जब मिलिट्री ही कराती तो मिलिट्री को क्या अपने ऊपर भी संदेह है। एक चीज जो मिलिट्री ने एक नया लॉ लेकर आई है वो ये है कि 65 की एज के बाद जो कमांडर इन चीफ है उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये बात सुन के शायद से कुछ लोग खुश हो जाएंगे कि जो मिन ओंग लियांग है वो कुछ तो अच्छा लेकर आए कि 55 की एज के बाद कोई भी रिटायर हो सकता है। ओंग लियांग है वो 2021 की जुलाई में ही 55 साल के हो जाएंगे, मतलब उन्हें रिटायरमेंट ही दे दिया जाएगा। मतलब आप लोग भले खुश हो रहे हो, लेकिन यही सबसे बड़ा रीज़न है। मिन ओंग लियांग के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मिन ओंग लियांग जो है वो अपने सक्सेसर की सोच है, या तो उनके आगे कोई और या तो वो खुद अगला चांसलर बनना चाहते हैं म्यांमार का। अब ऐसा क्यों होगा? आप जानते होंगे कि जो मिलिट्री है उसने 1 साल की इमरजेंसी लगाई है। उनका जो आइडिया है या फिर वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चांसलर बनना चाहते हैं, उसका इलेक्शन लड़ेंगे और चांसलर। ये ऐसा मेरा ओपिनियन है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि अगर हम मिन ओंग लियांग की देखें तो इन्हें पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में एज अ सिविलियन जाना चाहते हैं। म्यांमार की आपने हिस्ट्री देखी होगी तो जहाँ पे पहला प्राइम मिनिस्टर बना, फिर 26 साल का मिलिट्री शासन रहा, फिर ऑन्ग सान सू की रही, फिर 22 साल का मिलिट्री शासन रहा, फिर से ऑन्ग सान सू की जीती, उसके बाद अब फिर से ये तख्ता पलट हो गया है। तो अब ये एक ऐसी चीज़ जाते हैं कि हमने ये देखा कि पहले सिविलियन फिर मिलिट्री फिर सिविलियन मिलिट्री, ऑन्ग जो म्यांमार की गवर्नमेंट है वो ऐसे ही चली है। अब ये एक ऐसे बंदे होंगे जो कि आते तो मिलिट्री बैकग्राउंड से और ये एज अ सिविलियन इलेक्शन लड़ेंगे। और इनके पीछे जो सपोर्ट है म्यांमार का इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है और म्याना इकोनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड है, इनके साथ इनके बहुत अच्छे टर्म्स है। और इनकी जो बेटी है, इनके बेटे हैं, और उसके साथ साथ जो इनकी बहू है, डॉटर इन लॉ, उसके भी काफ़ी अच्छे बिजनेस है पूरे देश के अंदर। मतलब इनकी टर्म्स कंडीशन रेपुटेशन मिनिस्टर्स के बीच या आर्मी के बीच ये बहुत अच्छे हैं। मतलब इनके पास मिलिट्री की भी पावर है, मिलिट्री के बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि ये कमांडर इन चीफ भी है, और ये एज अ रिटायरमेंट होने के बाद एक सिविलियन जब बन जाएंगे तो एज अ सिविलियन ही इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ चीज़ें डाउट भी करती है। अब जैसे कि $350 मिलियन जो था वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने सिर्फ इस तख्त पलट से कुछ दिनों पहले ही एज अ इमरजेंसी फंड फॉर कोविड-19 सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार को दिया था। इस तख्त पलट के रिएक्शन में 2 फरवरी में जो हेल्थ वर्कर और जितने भी सिविल सर्वेंट थे उन्होंने नेशनल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। मतलब वो सरकार की नहीं सुनेंगे, सरकार के साथ नहीं रहेंगे। जो लेबर थे वो स्ट्राइक पे चलेगा और जितने भी मेडिकल स्टाफ था या फिर हम कहें हेल्थ वर्कर्स या फिर डॉक्टर्स वगैरह, वो शुरू तो कुछ 12 हॉस्पिटल से हुआ था कि 12 हॉस्पिटल्स का स्टाफ हड़ताल पे चला गया, लेकिन अगले दिन 3 फरवरी को 110 हॉस्पिटल्स का स्टाफ हड़ताल पे चला गया। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्रीज, प्राइवेट फर्म्स, फैक्ट्रीज, कॉपर माइंस, स्टूडेंट, यूथ ग्रुप सब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 फरवरी को एक रेड रिबन लॉन्च किया जाता है। रेड रिबन को एज ए सिंबल माना गया मिलिट्री रेजिस्टेंस के प्रति, उसके खिलाफ प्रेस किया जाता है। वो सारे लोग मिलिट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कंपनीज जो मिलिट्री से लिंक्ड हैं और वो पब्लिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हो, उन सब का बॉयकॉट किया जाएगा। म्यांमार की मिलिट्री का भी बॉयकॉट किया है। और ये सारा आउटरीच हो रहा था फेसबुक पे, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे।
लेकिन 4 फरवरी को इंटरनेट पे ही पाबंदी लगा दी जाती है। फेसबुक की सारी कंपनीज, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक मैसेंजर हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, सबको ब्लॉक कर दिया जाता है पूरे देश में। 5 फरवरी को ट्विटर पे पाबंदी लगा दी जाती है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। 6 फरवरी को पूरे देश में कंप्लीटली इंटरनेट ही बैन कर दिया जाता है। अब एक तरीके से पूरे देश को दुनिया से काट दिया जाता है। हालांकि इसके रेफरेंस में जो जो बाइडन है उन्होंने इस पूरी घटना को कंडेम किया। इंडिया ने भी इस पूरी घटना को कंडेम किया और काफ़ी सारे देश है जिन्होंने इस पूरी घटना को कंडेम किया, क्योंकि ऑंग सान सू की का जो तख्ता पलट हुआ है वो सिर्फ डेमोक्रेसी पे सीधा हमला है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो या ना करो, जैसे मैंने आपको फार्मर प्रोटेस्ट की वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपसे बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप डेमोक्रेसी को जरूर सपोर्ट करो। ये कोई प्रोटेस्ट करे, चाहे आप साथ दो चाहे खिलाफ हो, लेकिन कभी भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ मत होना। ह्यूमन राइट्स को हमेशा सपोर्ट करना, और अब ये वही देखने को मिला है। हमने देखा यूएसए जैसी पुरानी डेमोक्रेसी या फिर इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में जब ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ सकती है, और मैंने यही भी कहा था कि छोटे छोटे देशों को से उससे प्रोत्साहन मिलेगा, और ये छोटे देशों में अब यही होने को लग रहा है। Because injustice to anywhere is a threat to justice everywhere.